नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 22 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस। कमजोर सीटों पर नैया पार लगाने के लिए बनाया जाएगा खास प्लान। उत्तराखंड कांग्रेस का विधानसभा चुनावों के लिए ऐलाने जंग। कानून व्यवस्था के मसले पर लोक भवन कूच। गुटबाजी छोड़ एक मंच पर जुटे नेताओं ने दिया बड़ा संदेश। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ रही संख्या, आय में नहीं हो रहा इजाफा। और नैनीताल और उत्तरकाशी के न्यायालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कोर्ट परिसर को किया सील। चलाया गया सर्च अभियान। उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। 2022 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, पार्टी उन्हीं सीटों पर बाजी पलटने की तैयारी कर रही है। 23 ऐसी सीटें हैं जिसे जीतने में बीजेपी असफल रही। अब इन सीटों पर बीजेपी का कौन सा जादू चलने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2027 में हैट्रिक लगाने को बीजेपी तैयार। हारी सीटों पर कौन सा मैजिक होगा इस बार? कमजोर सीटों पर कैसे लगेगी नैया पार? उत्तराखंड में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी तैयारी करती दिख रही है। 2027 में हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी प्लान बना रही है। बीजेपी का खास फोकस उन सीटों पर रहने वाला है जिन सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 23 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। अब इन्हीं सीटों पर बाजी पलटने की तैयारी बीजेपी करती दिख रही है। दरअसल लगातार तीसरी बार सत्ता पर अपनी दावेदारी के लिए बीजेपी ने हारी हुई विधानसभा सीटों से सबक लेने का मन बना लिया है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड जीत तो मिली, लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों में से 57 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 2022 में दोबारा प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन सीट 57 से सिमटकर 47 रह गई। जीत की हैट्रिक के लिए सीटों में आए इस अंतर के कारणों की तह में जाने की तैयारी है, ताकि इसे पाटा जा सके। साथ ही कुल 23 सीटों पर पार्टी हार के कारणों का गहराई में जाकर भी पता लगाने में जुटी है। बता दें कि बीजेपी बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बूथ इकाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े नेता मोर्चा संभालते नजर आएंगे। साथ ही वरिष्ठ नेताओं के प्रवास कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं, ताकि बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत किया जा सके। और 2022 में वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से 23 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इसका आंकलन करने में भी बीजेपी जुटी हुई है, ताकि 2027 में हैट्रिक लगाने के साथ ही जीत का मार्जिन और सीटें दोनों ही बढ़ सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के परेड ग्राउंड से हुंकार भरते हुए शक्ति प्रदर्शन का संदेश दिया। विपक्ष ने बता दिया कि कांग्रेस के सभी नेता जब एक साथ मंच पर आते हैं तो नजारा कैसा होता है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन न सिर्फ सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाने का जरिया बना, बल्कि 27 में बीजेपी की विदाई के लिए भी कांग्रेस पिच तैयार करती नजर आई। देखिए रिपोर्ट। से पहले कांग्रेस ने भरी हुंकार। कांग्रेस के निशाने पर सरकार। परेड ग्राउंड में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। 27 से पहले विपक्ष ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। यहाँ से ना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कौन पुलिस वाला है जिसने लाठीचार्ज किया? पुलिस ने करा, पुलिस ने लाठीमारी से। ये हल्ला, ये शोर, ये ललकार उस विपक्ष की है जो अब तक शांत बैठा था, लेकिन 27 से पहले कांग्रेस ने हल्ला बोल करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। शासन प्रशासन कानून फेल है। महिलाओं के ऊपर अपराधीकरण बढ़ रहा है। बच्चे लापता हो रहे हैं।
महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन जो भाजपा की सरकार है उस सत्ता के हनक में जनता के मुद्दों के लिए काम नहीं कर रही। उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया गया और हम लोग ये जन सैलाब आज सरकार के खिलाफ यहाँ पे सड़कों पे 2027 में भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकी। हमारा पूरा उत्तराखंड बीजेपी की मार झेल रहा है। आप मार से समझते हैं आज महिलाओं के मर्डर्स कैसे हो जा रहे हैं रोड पर। पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई बीजेपी का कंट्रोल नहीं है। आप ये देखिए बेरोजगारी चरम पर, युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं के पास कोई सुरक्षा नहीं है। आज पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद बार पेपर लीक हो रहा है। आपको बिल्कुल सोच ही नहीं, आपको सुधी नहीं है। आज पुलिस इतनी खुली हो चुकी है कि पुलिस तो देखिए आज हमारे साथ भी क्या व्यवहार किया, पुलिस ने हमको नोचने का काम किया। ये तस्वीरें हैं देहरादून के परेड ग्राउंड की, जहां बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक मंच से पार्टी की एकजुटता का संदेश देते नजर आए। कांग्रेस की ये तस्वीर बताती है कि जब कांग्रेस के नेता एक साथ आ जाएं तो नजारा कैसा होता है। मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। ये तस्वीर उसी पार्टी के भीतर से आई है जिस पार्टी में नेता एक दूसरे की लेग पोलिंग करने में लगे रहते हैं। पार्टी की अंतरकलह ही कांग्रेस की हार की वजह बनती रही है, लेकिन विपक्ष ने 2027 चुनाव से पहले ये हुंकार भर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। चाहे मनरेगा को बदलने की बात हो, चाहे राज्य के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, यहाँ की जनता त्रस्त है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों पर जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है। एक बड़ा जनसैलाब आज देखने को मिला है। देखते हैं कि गैंग वॉर हो रही है यहाँ पर। क्यों ऐसे गैंग्स को यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है? क्यों यहाँ अपराध बढ़ रहा है? यहाँ की जो सरकार है एकदम अपना मत खो चुकी है। अब उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है, चाहे सर फूटे, चाहे हाथ टूटे, चाहे कोई भी बात हो जाए, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस युवाओं के बेरोजगार बेचने वाली सरकार को, महिलाओं पर अत्याचार कराने वाली सरकार को, किसानों के दमन करने वाली सरकार को, चाहे अब हमें खून से भी बहाना पड़े तो इसे 2027 में विदा करने के लिए जनता ने मन बना लिया है। बता दें कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन परेड ग्राउंड से शुरू होकर लोक भवन की ओर आगे बढ़ा। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में कई मांगे उठाई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि सभी संवेदनशील इलाकों में अभियान चलाया जाए, संगठित अपराध और हिस्ट्री शीटर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, हर गंभीर आपराधिक घटना की जांच सुनिश्चित की जाए, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय कर लापरवाही पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाए। देखिए कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है। परेड ग्राउंड में उमड़ी ये भीड़ और नारों की गूंज ने सरकार के खिलाफ कांग्रेस के तेवर साफ बता दिए। कल तक पस्त पड़ी कांग्रेस आज जोश में आई और सत्ता पक्ष को साफ संदेश दिया कि 2027 की जंग के लिए विपक्ष तैयार है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की कितनी बढ़ाता है टेंशन। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और स्थानीय आजीविका की रीढ़ मानी जाती है। इस तीर्थ यात्रा से न सिर्फ हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि राज्य के विकास में भी अहम भूमिका होती है। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है। हर साल चारों धाम, खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस भीड़ से आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की रीढ़ चारधाम यात्रा, आर्थिकी और रोजगार को मिलता है बढ़ावा, मगर आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। हर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ रही संख्या, लेकिन इनकम में नहीं हो रहा इजाफा।
चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है। इस यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालु न केवल धामों की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति और रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। यूं कहे कि उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। लेकिन चारधाम यात्रा की बद्रीनाथ और केदारनाथ के आंकड़ों को लेकर आरटीआई से एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक हर साल दोनों धाम और उनके अधीनस्थ मंदिरों में तीर्थ यात्रियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन तीर्थ यात्रियों की संख्या के हिसाब से इनकम में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। साल 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 33,23,927 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, जिनसे 67,47,77,827 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 203 रुपए बैठते हैं। साल 2023 में 37,97,546 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, जिनसे 93,86,07,870 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 247 रुपए बैठते हैं। साल 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में 30,80,102 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, जिनसे 86,54,96,559 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 280 रुपए बैठते हैं। और साल 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में 34,35,768 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए, जिनसे 73,67,6,724 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 212 रुपए बैठते हैं। इन आंकड़ों का आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, जिन्हें देख साफ पता लगता है कि साल 2024 के मुताबिक साल 2025 में तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा तो हुआ, लेकिन आय में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल जिम्मेदार लोगों पर ही उठता है कि आखिर ये स्थिति कैसे बनी। जब तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो आय कैसे घट सकती है। हालांकि साल 2025 में चारधाम यात्रा के दौरान 3 बड़ी चुनौती भी रही है। पहली, प्राकृतिक आपदाएं और मानसून, जिसके कारण तीर्थ यात्रा पर असर पड़ा। दूसरा, हेलीकॉप्टर हादसे, जिनके कारण यात्रियों ने हेली सेवाओं के जरिए यात्रा करने से परहेज किया। और तीसरा, पहलगाम हमला, जिसका सीधा असर तीर्थ यात्रा पर देखने को मिला था। लोगों ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण अपनी बुकिंग जो है वो कैंसिल कराई थी, मगर फिर भी बीकेटीसी और जिम्मेदार लोगों पर ही सवाल बरकरार है। जिस तीर्थ यात्रा को राज्य की रीढ़ माना जाता है, जिसके भरोसे लाखों परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं, उस यात्रा में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। आगामी चारधाम यात्रा का समय अब नजदीक है। ऐसे में जरूरत है इन गलतियों से सीख लेते हुए सुधार करने की, ताकि राज्य को नुकसान न हो। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आगामी चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अभी से ही तैयारियों में जुट गया है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा प्रबंधन, परिवहन और सुविधाओं की समीक्षा की। होटल एसोसिएशन के मुद्दों के समाधान के लिए सब कमेटी गठित की गई। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। माननीय पदाधिकारी गण थे। सेकंड, हमारे टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो थे। और थर्ड, हमारा जो डंडी कंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहती है, चाहे वो यमुनोत्री में हो या बाबा केदार में, तो उनके भी प्रतिनिधि थे। सभी के साथ अलग अलग बातें हुई हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं उस पर हम सभी लोगों का काफ़ी सकारात्मक रुख है। अभी एकमात्र होटल एसोसिएशन के साथ जो कुछ इश्यूज़ हैं तो एक सब कमेटी हम लोगों ने बनाई है भी, और आज ही एडिशनल कमिश्नर और होटल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बैठक हो रही है और कोशिश हमारी ये है कि इनका भी समाधान सकारात्मक हो जाए। केदारनाथ धाम में नए रावल की घोषणा को लेकर अब विवाद सामने आ रहा है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और रावल के नाम की घोषणा को लेकर क्यों उपजा है विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ के नए रावल की घोषणा को लेकर विवाद। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने उठाए सवाल। बिना अनुमति परंपराओं को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग। केदारनाथ धाम के नए रावल की घोषणा को लेकर विवाद सामने आ रहा है। नए रावल की नियुक्ति की घोषणा के बाद से ही विवादों का सिलसिला जारी है।
लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा से पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल उठाया है बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र रजे ने। अजेंद्र रजे ने कहा कि केदारनाथ धाम के मौजूदा रावल भीमाशंकर लिंग ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में अपने शिष्य शिवाचार्य शांति लिंग को उत्तराधिकारी घोषित किया है। अजेंद्र रजे ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने ये घोषणा की है कि जो केदारनाथ जी के वर्तमान रावल हैं भीमाशंकर लिंग जी, उन्होंने महाराष्ट्र नांदेड़ में कोई कार्यक्रम था अपने रजत जयंती वर्ष का, उन्होंने रावल पद पे जो उनकी रजत जयंती वर्ष थी उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया था और वहां पर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि ये तो खैर मंदिर समिति के लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी पूर्व में मंदिर समिति को दी है या उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कोई आवेदन किया है, क्योंकि जब तक वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले लेते हैं या आवेदन नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि नई नियुक्ति का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र रजे ने सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर समिति अधिनियम के अनुसार रावल, नायब रावल सहित सभी नियुक्तियों का अधिकार केवल बीकेटीसी का ही है। ये पद भले ही धार्मिक दृष्टि से पूजनीय हो, लेकिन इनकी नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें मंदिर समिति के अधीन आती हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि मंदिर समिति एक्ट के तहत में जितने भी बद्रीनाथ, केदारनाथ और उसके अधीनस्थ जो मंदिर हैं उनके प्रबंधन का जो जिम्मा है वो पूरी तरीके से मंदिर समिति को सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से जो भी वहाँ पर मंदिर समिति के कार्मिक हैं या इस प्रकार के धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो भी वहाँ पर पद हैं उन पर भी नियुक्ति का जो अधिकार है वो मंदिर समिति को ही है। अजेंद्र रजे ने कहा कि केदारनाथ धाम के रावल कर्नाटक के शैव लिंगायत समुदाय से होते हैं। साल 2000 से पहले अधिकांश रावल आजीवन पद पर रहे हैं। सिद्धेश्वर लिंग ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था, जिसके बाद भीमाशंकर लिंग जी की नियुक्ति हुई थी। उस समय भी उनके पटाभिषेक को लेकर ऊखीमठ में आंदोलन तक हुआ था। अजेंद्र रजे ने साफ शब्दों में कहा कि बिना त्याग पत्र दिए किसी भी तरह से उत्तराधिकारी घोषित करना न तो परंपराओं के अनुरूप है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से उचित है। लेकिन केदारनाथ जी के रावल को लेकर के बहुत ज्यादा स्पष्ट नियमावली नहीं है, तो हमने उसके लिए केदारनाथ धाम के रावल की नियुक्ति के लिए भी प्रारूप हमने तैयार कर दिया था। उसका पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करके प्राचीन जो परंपराएं हैं उन सबको उनकी जानकारी लेकर के अध्ययन करके हमने उसका प्रारूप तैयार करके रख दिया था। और उसके पश्चात क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका था और हम उसको शासन स्तर पर नहीं भेज पाए थे, तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान कार्यकारिणी है, जो मंदिर समिति का नया बोर्ड है, वो निश्चित रूप से इस बारे में पहल करेगा और जो रावल जी की नियुक्ति को लेकर के जो नियमावली है उसको शासन को प्रेषित करेगा। फिलहाल नए रावल के नाम की घोषणा के बाद उपजे विवाद को लेकर अजेंद्र रजे ने बीकेटीसी के अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस नियमावली को जल्द कैबिनेट से पारित कराया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद पैदा न हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं रुद्रपुर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है, जिसे लेकर महापौर विकास शर्मा ने सीएम धामी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि गंगापुर रोड स्थित नीलकंठ धाम, गोलजू मंदिर और शिव मंदिर को जोड़ते हुए त्रिभुजाकार स्वरूप में भव्य शिव कॉरिडोर विकसित होगा, जहां 51 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही कई विकास कार्यों के पूरा होने से शहर को सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन के रूप में नई पहचान मिलेगी। एक साल के सफलतम कार्यक्रम जो हमारा हुआ है, जहां पर हमारे 100 करोड़ से अधिक के शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जिसमें हमारी गौशाला का लोकार्पण है, त्रिशूल चौक का लोकार्पण है, अन्य लोकार्पण के साथ साथ हमारे डबरू चौक का जो 24 लाख रुपए में हम बना रहे हैं उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी शिलान्यास हुआ है। ऐसे और बहुत सारे कामों का उन्होंने शिलान्यास किया है। वहीं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हल्द्वानी कोर्ट और रामनगर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन न्यायालय परिसर को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हल्द्वानी कोर्ट कैंपस खाली करने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट कैंपस में सर्च अभियान भी चलाया गया और कोर्ट परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया
एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है। इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है कि जहां पर कोर्ट परिसर पे आईडी लगा है करके एक बस एक लाइन का ईमेल आया है। परंतु क्योंकि संवेदनशील है और सीरियस है थ्रेट है, तो उस थ्रेट के आधार पर जो है हम एसओपी के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। उधर उत्तरकाशी जिला न्यायालय को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें न्यायाधीश के चैम्बर को निशाना बनाने की बात कही गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर तलाशी अभियान शुरू किया। बम निरोधक दस्ता देहरादून से बुलाए गए। वहाँ पे सुरक्षा की वैसी कोई ऐसा नहीं है कि लूप होल हो, लेकिन अगर अफवाह अगर वहाँ आई है और कोई वो, तो हमने अपनी एक्सरसाइज की है। पुलिस का जब हमको सूचना मिली तो हम गए, हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है उसका संज्ञान लिया और हमने जो है सूचना पे, हमारे पास ऐसा कोई यहाँ पे टेक्निकल टीम है नहीं जो वहाँ पे जो है परिसर की जो है वो एंटी सबोटेज से चेक करे। तो तब तक के लिए हमने जो है रिक्वेस्ट करके हमारी एसपी मैम ने जो है जिला न्यायाधीश महोदय से रिक्वेस्ट करके उसको न्यायालय परिसर को इवैक्यूएट करा दिया। उत्तराखंड में जल्द फूड सैंपलिंग की जांच को लेकर नई लैब देहरादून में शुरू होने जा रही है। सचिव एफडीए सचिन कुर्वे का कहना है कि विभागीय स्तर पर जांच और छापेमारी का अभियान लगातार जारी है, जिसमें पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। वहीं पहले केवल रुद्रपुर में ही लैब थी, लेकिन अब देहरादून में लैब खुलने से फूड सैंपलिंग में आसानी होगी। देखिए, ऑलरेडी जो फूड सैंपलिंग जो उसमें हमारे 4 डायमेंशंस है, उसमें से जो महत्वपूर्ण है एक ह्यूमन रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट, दूसरा है जो सैंपलिंग हम करते हैं, और तीसरा है एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस। तो जो मुख्य बिंदु है हमारा जो एडजुडिकेशन ऑफ द केसेस, तो विभिन्न जिलों में हमारे ऑलमोस्ट 937 मुकदमे सब स्टैंडर्ड जो सैंपलिंग हमको जो पकड़ी थी हमने, उसके मुकदमे पेंडिंग है। तो हम समस्त जिलाधिकारियों को इस संदर्भ में व्यक्तिगत हमने पत्र लिख के और फ़ोन पे बात करके 31 मार्च तक ये सारे मुकदमे डिसाइड करने के निर्देश उनको दिए हैं। रुद्रपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी कई समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 11 सूत्रीय मांगे रखी गई, जिनमें मानदेय बढ़ाने, रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए दिए जाने संबंधित, जियो जारी होने तक 300 रुपए की कटौती रोकने की मांग। कार्यकर्ताओं ने बायोमेट्रिक प्रणाली से ना जोड़े जाने, सुपरवाइजर पदों पर सीनियरिटी के आधार पर भर्ती समेत कई मांगे रखी। साथ ही मांगे पूरी न होने पर मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय घेराव की चेतावनी दी गई। जो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए 18,000 महीने के हिसाब से 600 रुपये प्रतिदिन का, और जो बहनें हमारी रिटायरमेंट होती हैं उन्हें घोषणा की गई जो 1 लाख की धनराशि उन्हें रिटायरमेंट पे मिले। दूसरा जो है हमें बायोमेट्रिक से नहीं जोड़ा जाए। तीसरी बात जो है जो हमें अन्य विभागों का काम ना दिया जाए, और जो है राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में सिलेंडर फटने से एक बर्तन की दुकान में भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं खटीमा के ग्राम उलानी में कनाडा एनआरआई संदीप सिंह ग्रेवाल ने 21 कन्याओं का विवाह कर उन्हें गृहस्थी का सामान भी दिया। कार्यक्रम गुरुद्वारा हरगोविंद सिंह साहिब में आयोजित हुआ। साथ ही 10 जरूरतमंद छात्रों की 5.5 लाख रुपए फीस जमा कर उन्हें निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। ऑलमोस्ट लगभग 14 साल हो गए हैं। तो आज यहाँ पे बच्चियों को दान के रूप में दिया गया है। जो बच्चियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, कुछ बच्चियों के विवाह होने वाले हैं, अभी कुछ के आए थे, कुछ नहीं पहुँच पाई हैं जिनकी शादियाँ थी। इनको यानी अंशदान जो है वो दिया गया बच्चियों के जितने का। बच्चियों को अंशदान के रूप में जो सम्मान दिया गया है, ये अपने अपने समाज में अपने तरीके से विवाह कुछ लोग कर चुकी हैं, कुछ 2-4 दिन में कर लेंगे। तो हमने इनको सम्मान दिया है 75 से 80 हज़ार के लमसम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 22 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस। कमजोर सीटों पर नैया पार लगाने के लिए बनाया जाएगा खास प्लान। उत्तराखंड कांग्रेस का विधानसभा चुनावों के लिए ऐलाने जंग। कानून व्यवस्था के मसले पर लोक भवन कूच। गुटबाजी छोड़ एक मंच पर जुटे नेताओं ने दिया बड़ा संदेश। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हर साल तीर्थ यात्रियों की बढ़ रही संख्या, आय में नहीं हो रहा इजाफा। और नैनीताल और उत्तरकाशी के न्यायालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कोर्ट परिसर को किया सील। चलाया गया सर्च अभियान।